नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको देने जा रहा हूं, फैमिली कोर्ट एक्ट से संबंधित है। दोस्तों, धारा 14 फैमिली कोर्ट एक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट धारा है और उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है और शायद कई बार हम उसको देखते नहीं हैं, वरना कई बार ऐसा होता है कि उसके द्वारा केस पलट सकते हैं। धारा 14 फैमिली कोर्ट एक्ट जो है, जिसे कुटुंब न्यायालय एक्ट भी कहा जाता है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो फैमिली कोर्ट एक्ट पर पूरी तरीके से लागू नहीं होगा। जितने भी मामले चल रहे हैं फैमिली कोर्ट में, जो भी फैमिली कोर्ट में मामले जाते हैं, जो भी मामले जाते हैं, तलाक का जाता है, अडॉप्शन का जाता है, मेंटेनेंस वगैरह का जाता है, कोई सा भी आता है, तो अकॉर्डिंग टू फैमिली कोर्ट एक्ट उनमें जो एविडेंस होगा ना, तो उस एविडेंस में एविडेंस एक्ट लागू तो है, लेकिन वो एब्सोल्युटली तरीके से लागू नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से लागू नहीं है। उसके तहत आप जो हैं किसी भी तरह का एविडेंस दे सकते हैं, भले वो एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट से के जो प्रोविजंस हैं उनसे हट कर हो, तब भी आप एविडेंस दे सकते हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसे एविडेंस फैमिली कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे कर लिया। कई बार ऐसा होता है। उदाहरण के लिए एक केस आपको बताता हूं जो हमारे ही शहर में हुआ था। इसमें यह हुआ था कि एक हस्बैंड की सैलरी जो है वो कोर्ट को मालूम नहीं पड़ पा रही थी, और ये मामला तब का है जब रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट नहीं आया था। तो जो पत्नी थी उसको पता नहीं पड़ पा रहा था कि पति की सैलरी है कितनी, और जज ने यह कह दिया था कि हस्बैंड की सैलरी का कोई एविडेंस आपके द्वारा नहीं दिया गया है, तो अगर आप एविडेंस ले आती हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेंटेनेंस ग्रांट करूँगा, और अगर आप नहीं ला पाती हैं तो फिर जैसा मुझे ठीक लगेगा वैसा मैं करूँगा। तो उसके बाद फिर पत्नी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। तो पत्नी ने क्या किया कि एक फर्जी आईडी बनाई और पति को उसी आईडी से शायद फेसबुक में या इंस्टाग्राम में कहीं पर उसने रिक्वेस्ट सेंड करी, और रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद थोड़ी बातचीत करी और थोड़ी कुछ अलग तरह की बातें करी। हालांकि क्या बातें करी आप समझ जाइए, ये बताने की चीज़ नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें करी और बातें आगे बढ़ती गई। बातों बातों में ही उसने पूछ लिया कि हम कब मिल सकते हैं, ऐसा वैसा। तो ये सब चीज़ें तय हो गई। भाई फेस टू फेस मिले नहीं हैं, और वो फर्जी आईडी थी, उसमें फर्जी फ़ोटो भी लगा हुआ था, और पति भी रंगीले मिजाज का था। तो फाइनली क्या हुआ कि उन्हीं उसी चैटिंग में उसने ये पूछ मारा कि आप कितना क्या कमाते हैं। तो उसने लिख के दे दिया उसमें कि मैं महीने का 80-90 हज़ार कमा लेता हूँ। पत्नी ने उसी चैटिंग को कोर्ट में पेश कर दिया, और कोर्ट में पेश करते ही जज ने उस चैटिंग को एविडेंस मान लिया, और उसके अकॉर्डिंग पति पर महीने का 35,000 भरण पोषण ठोक दिया, क्योंकि पति ने कहा था कि मैं 80-90 हज़ार कमा लेता हूँ। तो जनरली क्या होता है कि अगर इस तरह के एविडेंस हम क्रिमिनल केसेस में दें तो इनकी एडमिसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है। ये इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि कोर्ट उसको एविडेंस ना माने, मगर फैमिली कोर्ट ने उसको एविडेंस मान लिया। कहने को हम कह सकते हैं कि पति बोल सकता है कि मैंने तो जानबूझ के ऐसा बोला, वही ने भी चीज़ ले, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानेगी, क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो उसका एक्सप्लेनेशन है धारा 14 का, तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि पारिवारिक मामले अलग तरह के होते हैं और बंद कमरों में सब होता है। क्या सही है क्या गलत है इसको पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। यही कारण है कि ऐसे कोई एविडेंस जो किसी तरह का क्लू दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको कोर्ट स्वीकार करेगी। ठीक है, ये उसमें कहा गया है फैमिली कोर्ट की धारा 14 में, जो उसकी कमेंट्री है, और उसमें कई जजमेंट भी हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स वगैरह के, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के। तो ये क्लियरली है उसके अंदर कि इंडियन एविडेंस एक्ट उस पर अप्लाई तो होता है, लेकिन पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता।
तो ये एक अच्छा पॉइंट है। इसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकते हैं जिन पे झूठे मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे कई एविडेंस जिनको देख के ऐसा कुछ लगता है कि कोई घटना घटी है या वो एविडेंस किसी बात का प्रमाण दे रहे हैं, तो आप उसको कोर्ट में ज़रूर पेश कीजिए। ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो धारा क्या कहते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो एविडेंस सही हो, बशर्ते वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें रिलेवेंट अगर है तो कोर्ट को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर कोर्ट स्वीकार नहीं करती तो हाई कोर्ट तो है ही, हाई कोर्ट स्वीकार कर लेगी अगर आपका वकील सही तरीके से कोर्ट को जानकारी देगा और बताएगा कि किस तरीके के प्रोविज़न हैं। अलग अलग जजमेंट इसमें सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो भी आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा आज एक काफ़ी अच्छा जजमेंट कर्नाटका हाई कोर्ट ने दिया है। इस जजमेंट के मुताबिक जो घरेलू हिंसा का केस अगर बहू ने सास ससुर पे लगा के रखा है और घर सास ससुर का है, और अगर सास ससुर बहू पे केस लगाते हैं घर खाली करने का, तो बहू को घर खाली करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा जजमेंट है, इसको न्याय कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि बहू में घर पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लेती थी और सास ससुर पे केस लगा देती थी, रेसिडेंस का ऑर्डर ले आती थी कि हम वहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र घर पर थी। और जब वो सास ससुर को प्रताड़ित कर रही है और उनके ही घर में रह रही है, तो सोचिए सास ससुर के दिल पे क्या बीतती होगी। और फिर दिन रात उनको प्रताड़ित करना, उससे तो और भी मतलब मैं कह सकता हूँ कि दिक्कत होगी सास ससुर को। वो बुजुर्ग हैं, उनकी बची हुई लाइफ जो है वो थोड़ी चाहेंगे कि बची हुई लाइफ दुख में बीते। जो ज़िंदगी बीत गई सो बीत गई, तो मुश्किल 10 साल बचे, 15 साल बचे, तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरी ये ज़िंदगी जो है ये बहुत ही तकलीफ में बीते। तो बहू ने मतलब रेसिडेंस ऑर्डर मांगा था, वो उसको नीचे ही कोर्ट से मिल गया था और वो खुश थी कि अब तो यहाँ तो मैं ही रहूँगी और जब ये मर जाएंगे तो मेरा कब्जा हो जाएगा। लेकिन फाइनली कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और जो क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन एक्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा जो है वो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा है वो उसको ओवर रूल नहीं कर सकती। मतलब उनको शांति से रहने का अधिकार है। अगर बहू उन्हें शांति से नहीं रहने दे रही है तो भले बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया है, भले उसके पास राइट टू रेसिडेंट है, मगर वो उस पर अप्लाई नहीं होगा, बहू को घर खाली करना पड़ेगा। तो फाइनली जो है बहू को घर खाली करने का आदेश कर्नाटका हाई कोर्ट ने दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छा जजमेंट है दोस्तों, और एक लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे जजमेंट बहुत रेयरली आते हैं। नहीं तो क्या है कि सास ससुर फंस जाते हैं बुरी तरीके से। ठीक है, ये सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत लगाया था केस सास ससुर ने, तो उसमें जो है एक अच्छा जजमेंट जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने दिया है। तो उम्मीद है ये दोनों छोटी सी जानकारियाँ आपकी समझ में आई होंगी दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। ठीक है, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कि नॉमिनल फीस के साथ हम आपको जो भी पॉसिबल राय होगी और जो भी पॉसिबिलिटी होगी आपकी हेल्प करने की वो हम आप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।